हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। यह हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 6 अप्रैल 2017। तो हमारे आज के क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। सो फर्स्ट इज नेम्स, दैट इज नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन्स। सेकंड इज जियो टैगिंग। देन थर्ड इज पेटेंट। फोर्थ इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइंस सिटीज। नेक्स्ट इज रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी। देन नेक्स्ट इज रिफ्ट वैली। सेकेंड लास्ट इज कजान एंड लास्ट इज समता दिवस। ओके, सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारे कल के क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। सो फर्स्ट जो था वो हमने पूछा था कि इन्फ्लेशन किस वजह से बढ़ता है। ठीक है, इन्फ्लेशन किस वजह से होता है। सो फर्स्ट इसका जो आंसर है वो है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ठीक है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, अगर लोगों के पास पैसा होगा तो एक ही पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने के लिए, कंसिडर कीजिए कि इस लैपटॉप को खरीदने के लिए जो अभी लोग 20,000 रुपये देने को तैयार है वो बाद में 25,000 देने को भी तैयार हो जाएंगे। सो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। सो ये हो गया आंसर इसका डी। एंड नेक्स्ट क्या था, तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद कौन सी मूवमेंट जो बंद कर दी गई थी, तो इसका आंसर है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो जी हम ये क्वेश्चन सिर्फ आपके मतलब बेसिक्स क्लियर करने के लिए ऐसे सिंपल क्वेश्चन ऐड करते हैं, आप जरूर इनका आंसर दिया कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नेम्स, दैट इज नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन इन इंडिया। तो इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। फर्स्ट इज इट इज अ ऑटोनॉमस बॉडी फंक्शनिंग एज अ सेल्फ गवर्नमेंट। Next is declared as industrial township as emphasized in part 9A of the constitution। मतलब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 9A में बताया गया है और इसको एज अ इंडस्ट्रियल टाउनशिप डिक्लेयर किया जाता है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड इज एस्टेब्लिश वाया पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन एंड लेस्ट इज मैनेज बाय स्पेशल पर्पज व्हीकल। मतलब इनको मैनेजमेंट स्पेशल पर्पज व्हीकल से किया जाता है। और ये जो थर्ड किया ये था कि इनको पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसके ऑप्शन जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका फर्स्ट जो है वो बात सही है, दैट इज ये ऑटोनोमस बॉडी है जो फंक्शन करती है एज ए सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है, ये जो नीम्स होते हैं इनको डिक्लेयर किया जाता है एज अ इंडस्ट्रियल टाउनशिप अंडर हमारा आर्टिकल जो है दैट इज पार्ट 9 ऑफ ए। इसका आर्टिकल मैं बताता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन में। और ये जो लास्ट स्टेटमेंट है दैट इज ये मैनेज बाय स्पेशल पर्पज व्हीकल, ये बात भी सही है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, इसको पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन द्वारा बनाया नहीं जाता। सो हमारा आंसर हो जाता है डी, दैट इज 1, 2 एंड 4। पीआईबी में इसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल आया था, प्रमोशन ऑफ नेम्स, सो हमने इसको इस क्वेश्चन को ऐड कर दिया। जी हमने 2011 में हमारी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो थी वो डिक्लेयर कर दी थी, गवर्नमेंट ने नोटिफाई की थी। तो इसके तहत ये नीम्स जो है वो बनाए गए थे और इनका मकसद क्या था बनाने के पीछे, टू एनहांसिंग द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी टू 25% एंड क्रिएटिंग 100 मिलियन जॉब्स ओवर अ डिकेड। ठीक है, मतलब एक डिकेड में लगभग 100 मिलियन, मतलब 10 सालों में 10 करोड़ जॉब्स जो थे वो बनाने की मंशा से 2011 में ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी स्टार्ट कर दी गई थी। देन उसकी के तहत ये निम्स जो है वो बनाए गए थे। एंड वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पॉलिसी टू अचीव द दिस ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव पाने के लिए। एंड सो फार द गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर 14 नेम्स। मतलब जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है मतलब सिर्फ हाँ कि आप लोग कर सकते हो ऐसा अप्रूवल, मतलब इसमें फाइनल अप्रूवल नहीं कि जो कुछ उनके कुछ इनके रूल्स होंगे जिसमें अगर ये रूल्स को फुलफिल कर दिया तो ही फाइनल अप्रूवल वो मिल सकता है। तो ऐसे 14 जो निम्स है वो बनाए, वो अभी तक इन प्रिंसिपल अप्रूवल इनको मिल चुका है आउटसाइड डीआईएमसी रीजन, मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बाहर भी इतना। और जो तीन है जिनको अभी फुल फाइनल अप्रूवल मिल गया है वो कौन सा है, तो प्रकाशम आंध्र प्रदेश, देन नेक्स्ट इज मेडक इन तेलंगाना एंड लास्ट इज कलिंगानगर जाजपुर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। इनको फाइनल अप्रूवल मिल चुका है, ये हमें पता होनी चाहिए। इनके बारे में ये 14 तो हमने डाले भी नहीं यहाँ पे वीडियो में। और ये जो तीन है ना, किन किन तीनों को फाइनल अप्रूवल मिल चुका है ये हमें पता होना चाहिए। ये आज ही राज्यसभा में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था तो इन्हें बताया। तो निम्स जो है वो वर्क करते हैं एज अ सेल्फ गवर्नमेंट एंड इट इज ऑटोनोमस बॉडी एंड विल बी डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये हमने पूछा था कि इस लेजिस्लेशन से बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन से, तो वो नहीं, ये डिक्लेयर किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एज ए इंडस्ट्रियल टाउनशिप अंडर आर्टिकल 243 QIC ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो और ये लास्ट हमारा था कि इसी इट इज मेंटेन बाय स्पेशल पर्पज व्हीकल, मैनेज बाय स्पेशल पर्पज व्हीकल। तो एसपीवी क्या होता है, इट वुड मतलब एक इट लाइक एक्टिंग एज ए कंपनी जो काम करता है मास्टर प्लानिंग का साथ जोन के लिए, साथ ही साथ प्री क्लियरेंसेज जो होते हैं इसके निम्स के लिए लगने वाले, इसका भी सेटिंग अप इंडस्ट्रियल यूनिट टू लोकेट विद इन द जोन्स ऑफ एंड अंडरटेक सच फंक्शंस एज प्रिस्क्राइब्ड इन द वेरियस सेक्शंस ऑफ पॉलिसी। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
जी ये क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन कुछ कभी कभी यूपीएससी में ऐड किए जाते हैं कि जो क्वेश्चन बहुत ही बड़े लगते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मतलब इसका छोटा सा आंसर होता है। तो ये देखिए इसका, सेवरल एसेट्स आर क्रिएटेड इन द स्टेट अंडर वेरियस स्कीम्स फॉर माइनर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लाइक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। देन स्टेट्स हैव बीन utilizing substantial amount of fund for creation of infrastructure assets in agriculture and allied sectors such as सॉइल टेस्टिंग लैब्स, पेस्टिसाइड टेस्टिंग लैब्स एक्सेट्रा, ये इतने बनाए जा रहे स्टेट द्वारा पैसों का यूज करके। मॉनिटरिंग ऑफ सच वाइड स्प्रेड एक्टिविटीज इन ऑल द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज हियर जियो टैगिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, मतलब ये मॉनिटरिंग करने के लिए जियो टैगिंग जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जियो टैगिंग जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, ऐसा हमारा स्टेट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन में इतने सिर्फ ऐसे ही छोटी सी बात पूछी गई है। तो ऐसे होता है कि कभी कभार है ना कि आपको मतलब यूपीएससी में आपका जो टाइम है वो कुछ बर्बाद करने के लिए ऐसे बड़े क्वेश्चन जो है वो मतलब बड़े स्टेटमेंट डाल के फिर सिर्फ छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जियो टैगिंग किसके द्वारा किया जाता है? फर्स्ट इज नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर, थर्ड इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, एंड लास्ट इज बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर जो है दैट इज जियो टैगिंग, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये है ए आंसर है इसका, नेशनल रिमोट सेंसिंग अथॉरिटी द्वारा। ठीक है, तो ये भी पीआईबी में छोटी सी एक न्यूज़ थी, जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स क्रिएटेड अंडर RK-VY। तो जियो टैगिंग क्या होता है ये हम लोग पहले देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन लाइक लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड टू वेरियस मीडिया सच एज फोटो वीडियो। जी आपने देखा होगा कि आपके ना मोबाइल में भी आप अगर फोटो निकालते हो तो उसमें भी ऑप्शन होता है जियो टैगिंग का। उसमें ऐसे डेट आता है, टाइम आता है, अगर आपने नेट उस समय ऑन किया हो तो आपके एग्जैक्ट लोकेशन, आप मतलब ये किस कोऑर्डिनेट्स पे ये फोटो लिया गया था ये भी वहाँ पे आप बता सकते हो। तो ऐसे ही वीडियो और फोटोज़ को वो किस लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पे है इस वजह ऐसे ये मार्क कर सकता है। इसको इस प्रोसेस को कहते हैं जियो टैगिंग। जियो टैगिंग कैन हेल्प द यूजर टू फाइंड अ वैरायटी ऑफ लोकेशन स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिवाइस। इट प्रोवाइड्स यूजर द लोकेशन एंड कंटेंट ऑफ गिवन पिक्चर, मतलब हमारे पिक्चर, हमारा जो मोबाइल में पर्टिकुलर पिक्चर है या फिर किसी जो स्टोरिंग डिवाइसेस में, तो वहाँ पे ये पिक्चर कहाँ से लिया गया है वगैरह। आप गूगल मैप्स पे भी देखेंगे तो ऐसे कुछ एरियाज़ के ऐसे यहाँ पे पिक्चर्स आते रहते हैं, वो भी जियो टैगिंग का ही एक प्रकार है। ठीक है, तो जो हमारी नेशनल रिमोट सेंसिंग अथॉरिटी है या एजेंसी, उसके बारे में देख लेते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। ये इसरो का ही है और ये हैदराबाद में स्थित है। दिस इज अ सेंटर ऑफ इसरो, हैज़ अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भुवन। भुवन नाम का इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे ये रिमोट सेंसिंग करते हैं, दैट अलाउज द यूजर टू एक्सप्लोर अ 2D 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। इट कैन एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग गवर्नमेंट डाटा। भुवन एप्लीकेशंस services that all the diversified and relevant for many ministries were released। ठीक है, मतलब हमने इसमें क्या क्या देख लिया? तो जियो टैगिंग क्या है ये हमने देख लिया पहली बात तो। देन जियो टैगिंग कौन करता है ये देख लिया। जियो टैगिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म कौन सा है तो ये देख लिया। तो ठीक है, और साथ ही साथ ये जो योजना है इसके बाद इसके लिए जियो टैगिंग करने वाले राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना विकास योजना। तो हमने लगभग इस क्वेश्चन में अभी 4 टॉपिक जो है वो कवर कर लिए। इस पे जियो टैगिंग जो है वो साइंस के लिए और ये साइंस रिलेटेड न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। पेटेंट के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है पेटेंट के बारे में। नेक्स्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ पेटेंट इज अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय सॉवरियन स्टेट टू एन इन्वेंटर और assignee for a limited period of time in exchange of detailed public disclosure of an invention। मतलब ये पहली बात तो क्या, ये एक एक्सक्लूसिव राइट होते हैं, ये सॉवरियन स्टेट द्वारा दिए जाते हैं किसको? तो इन्वेंटर और असाइनी को, फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय, एक पर्टिकुलर समय के लिए, इन एक्सचेंज ऑफ डिटेल पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेंशन, मतलब यूज़ करने के लिए, किसी को यूज़ करने का, तो ये ऐसे पैसे वगैरह ऐसे होता है ऐसे इसमें पेटेंट में। ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज पेटेंट्स आर फ्रॉम ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी के अंदर आता है ये पेटेंट, ऐसा हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड इज अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WTO की जो एग्रीमेंट था ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स जो है इसमें पेटेंट शुड बी अवेलेबल टू WTO मेंबर स्टेट फॉर एनी इन्वेंशन एंड इन ऑल फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब ये WTO के तहत जो पेटेंट देना है, मतलब ट्रिप्स के तहत, तो ये किसी भी इन्वेंशन के लिए ऑल फील्ड्स में किसी भी फील्ड के इन्वेंशन के लिए देना चाहिए।
एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन अवेलेबल शुड बी मिनिमम 10 ईयर्स। मतलब इस ये जो पेटेंट है उसको प्रोटेक्शन कितना अवेलेबल करना है, ये जो लिमिटेड टाइम पीरियड जो हमने कहा है, तो ये प्रोटेक्शन टाइम कितना है, तो 10 ईयर्स, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमें इनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। सो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है कि ये सॉवरेन स्टेट द्वारा एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते हैं जो इन्वेंशन के लिए दिए जाते हैं, तो पेटेंट इसके बारे में मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्या है, तो ये आईपी का पार्ट होता है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, तो सेकंड भी सही है, पेटेंट आईपी का पार्ट होता है। थर्ड जो है ये ट्रिप्स डब्ल्यूटीओ का अंदर आता है, ये बात सही है, लेकिन इसका जो प्रोटेक्शन अवेलेबल पीरियड जो है वो 10 ईयर्स नहीं 20 ईयर्स है। ठीक है, ये हमारा मेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पेपर 3 का, जो आईपीआर पॉलिसी जो है हमारी, तो ये हमें याद रखना है, ये 10 ईयर्स नहीं 20 ईयर्स है। तो इसका आंसर जो है वो है बी, दैट इज 1 एंड 2। ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, पेंडिंग पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। जी पहली बात तो ये है कि हम बाकी हमारे मुल्कों से बहुत ही पीछे है पेटेंट बनाने के मामले में, और ऐसी हालत में भी हमारे यहाँ पे लगभग 2.5 लाख जो पेटेंट है उनके एप्लीकेशन पेंडिंग हुए, और उनमें से लगभग 80% जो है वो तो एग्जामिनेशन स्टेज पे ही उनका जो मतलब पेंडिंग है अभी वो। तो हमें इस बारे में कुछ ना कुछ देखना चाहिए, और गवर्नमेंट ने है ना इसके लिए कुछ अभी रिसेंटली रूल्स भी चेंज किए। तो पेटेंट रूल्स जो 2016 में इन्होंने चेंज किए, इसमें क्या किया है, तो एक टाइमलाइन बता दी है कि आपको इस टाइम इतने टाइम में ये सब कवर करना है। देन नेक्स्ट इज एप्लीकेशन कैन बी ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आप ये अपना एप्लीकेशन जो है वो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। साथ ही साथ हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हैज़ बीन परमिटेड। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली ऑफिस में ही जाना पड़ेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी अगर आप कर सकते हो तो ये भी वहाँ पे अभी हो सकता है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ registration and renewal of trademark has been automated by uploading the registration certificate electronically in the electronic register and dispatching the same at applicant registered email ID। मतलब तो बेसिक तो यही है कि अगर आपको कुछ रिन्यूअल करना हो, रजिस्ट्रेशन करना हो ट्रेडमार्क का, तो इसके लिए भी अभी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो है वो मतलब स्टार्ट कर दिए गए, और इसमें जो रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेंट रजिस्टर ईमेल आईडी पे ये बाद में रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक डिस्पैचिंग जो है वो कर दिया जाता है, ऐसा लास्ट है हमारा। तो ठीक है ये, और आईपी अवेयरनेस, इसके लिए प्रोग्राम्स आईपी अवेयरनेस मतलब जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इसके लिए अवेयरनेस जो करना है, इसके लिए ये काम कौन करता है, तो राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, और ये कहाँ पे है, तो नागपुर में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी ट्रेडमार्क के बारे में देख लेते हैं। ट्रेडमार्क क्या है, तो हमने मतलब यहाँ पे पेटेंट के बारे में देख लिया, ट्रेडमार्क देख लेते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है, तो ट्रेडमार्क इज अ रिकग्नाइजेबल साइन, डिजाइन और एक्सप्रेशन which identifies product or service of particular source from those others alternative trademarks use identify service are called सर्विस मार्क्स। मतलब क्या होता है कि ऐसे कुछ शेप हो सकता है कि जिसको आप ट्रेडमार्क कह सकते हैं। ये देखिए एक आई थिंक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है जिसमें ये शेप जो है वो इसका ट्रेडमार्क हो सकता है। इसका नाम जो है यहाँ पे जो नाम है वो इसका ट्रेडमार्क हो सकता है। साथ ही कोई कंपनी का सिंबल जो है वो ट्रेडमार्क हो सकता है, उसका जो जो स्लोगन होता है वो ट्रेडमार्क हो सकता है। ऐसे यहाँ पे कलर जो है वो ट्रेडमार्क बना सकते हैं, साथ ही साथ जो उनका लोगो है उसको भी ट्रेडमार्क बना सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, साइन, डिजाइन, एक्सप्रेशन, इनको ट्रेडमार्क का मतलब एज अ रजिस्टर किया जा सकता है। एंड द ट्रेडमार्क ओनर कैन बी एन इंडिविजुअल, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन और एनी लीगल एंटिटी। ठीक है, तो ट्रेडमार्क के बारे में भी हमने अभी अच्छे से देख लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, साइंस सिटी कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, देन रीजनल साइंस सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश आर सेटअप टू पोर्ट्रे द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्री ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। सो ये जो सिटी है साइंस सिटी, ये किसके द्वारा सेटअप कर दी जा रही है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये पहले तो क्या था कि साइंस सिटी बनाई जा रही है, कि इसके पीछे बनाने के पीछे रीजन क्या है, तो टू पोर्ट्रे द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन देयर एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एंड ह्यूमन वेलफेयर। साइंस का जो हमारे लाइफ में रोल बढ़ रहा है, और ये जो टेक्नोलॉजी अभी हम ग्रोथ कर रहे हैं, तो इसको ह्यूमन वेलफेयर के बारे में इसको मतलब बताना है, ऐसा ये रोल है इसका बेसिकली। तो ये जो साइंस सिटी है वो कहाँ पे बनाई जा रही है, किसके द्वारा बनाई जा रही है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, थर्ड इज WHO एंड लास्ट इज नीति आयोग। ठीक है, तो ये साइंस सिटी है, ऐसा लग सकता है कि इसका आंसर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री होगा, लेकिन ये बात नहीं है। इसका जो आंसर है वो है बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा ये साइंस सिटी जो है वो बनाई जा रही है। तो इसके बारे में ये छोटी सी न्यूज़ थी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइंस सिटी। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है ये हमने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर थ्रू
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर कौन कर रहा है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और इसने अब तक ये जो दो है ना, इनको पूरा मतलब अच्छी तरह से बन गई है, दैट इज साइंस सिटी कोलकाता, जो हमने क्वेश्चन में भी ऐड किया था, वेस्ट बंगाल, और रीजनल साइंस सिटी लखनऊ। और इसके साथ और दो जो है, दो ही शायद, तो ये देखिए पुष्प गुजरात साइंस सिटी कहाँ पे, तो कपूरथला पंजाब में। एंड नेक्स्ट इज गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में। ये जो है वो इस पुष्प गुजरात साइंस सिटी पंजाब और इनके द्वारा बनाई जा रही है, गुजरात रिस्पेक्टिवली। और इसके लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्रोवाइड किया है। द प्रपोजल फॉर सेटिंग अप ऑफ साइंस सिटी एट गुवाहाटी एंड अदर स्टेट एंड इन स्टेट ऑफ असम हैज आल्सो बीन अप्रूव्ड। मतलब अभी गुवाहाटी में भी ऐसी साइंस सिटी जो है वो बनाई जा रही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी आरडीए एंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट। तो आरडीए जो अभी आज ही न्यूज में है, तो इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट इज इट टेक्स डिसीजन रिलेटेड टू न्यू प्रोजेक्ट ऑफ रेलवे। रेलवे के बारे में अगर कोई नया प्रोजेक्ट बनाना हो तो इसके बारे में ये डिसीजन लेता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स ऑन रेलवे। पैसेंजर सिक्योरिटी के लिए ये काम करता है रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी। थर्ड इज इट इज अ नॉन रिकमेंडेटरी बॉडी, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। एंड लास्ट इज इट इज अ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर टू रिकमेंड पैसेंजर एंड फ्राइट फेयर्स एंड सेटअप सर्विस लेवल बेंचमार्क। मतलब इसमें ये एक पहली बात तो ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है ऐसा बताया गया है, और साथ ही साथ ये क्या काम रिकमेंड क्या कर रहा है, तो पैसेंजर और फ्लाइट फेयर जो है इसको रिकमेंड करेगा, और साथ ही साथ बेंचमार्क के लेवल जो है वो भी बनाएगा, ऐसा ये फोर्थ स्टेटमेंट है। और यही इसका आंसर है, दैट इज ये आरडीए जो है इसके बारे में ये बात सही है 4। तो ये बात ये न्यूज़ थी, क्या कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप रेल रेगुलेटर, ये रेल रेगुलेटर का काम करेगा आरडीए, आरडीए रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होगा टू रिकमेंड पैसेंजर एंड फ्लाइट फेयर्स एंड सेट सर्विस लेवल बेंचमार्क। जी पैसेंजर की जो हमारी टिकट होती है वो, उसके साथ साथ जो मालगाड़ी जो होती है वहाँ पे जो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो फेयर होता है वो भी इसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ रिकमेंडेटरी बॉडी होगी, और यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन जो होगा वो रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा लिया जाएगा। इसके जो मतलब किराया बढ़ाना है या नहीं, आप तो लोग तो जानते हो कि ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल इशू हो जाता है अगर किराया बढ़ाया जाए तो रेलवे का, तो इस वजह से ये मतलब फाइनल डिसीजन जो होगा वो रेलवे मिनिस्ट्री के तहत होगा। एंड इट विल एक्ट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ रेलवे एक्ट 1989 एंड अंडरटेक द फॉलोइंग ब्रॉड फंक्शंस। तो इसके फंक्शंस क्या है, तो टैरिफ डिटर्मिनेशन, नेक्स्ट इज इंश्योरिंग फेयर प्ले एंड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर स्टेक होल्डर्स। मतलब इसके अंडर जो रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर जो स्टेक होल्डर्स होंगे उनको फेयर का प्ले अच्छे से होना चाहिए, मतलब कंपटीशन होना चाहिए, इसके लिए ये काम करेगा। द नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन रेलवे, सेटिंग एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड डिसेमिनेशन एंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली कौन सी, ये हमें बताना है। तो ये हो सकता है कि शायद ये आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे, लेकिन ये भी यूपीएससी ऐसे कभी अगर मैप्स के बारे में डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना हो तो ये पूछ लेते हैं। तो देखिए रिफ्ट वैली कौन सी है, लेक तांगनीका, ये कुछ है ऐसा। नेक्स्ट इज गल्फ ऑफ अडन, नेक्स्ट इज लेक बैकल एंड लास्ट इज ब्लैक सी। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए लेक, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है लेक तांगनीका, तो ये यहाँ पे मतलब ये कहाँ पे, अफ्रीका में, अफ्रीका का रीजन है ये। तो यहाँ पे टांजानिया है और यहाँ पे मतलब ये जाम्बिया वगैरह है, तो यहाँ पे ये लेक टांगेनिका जो है। नेक्स्ट हमारा था गल्फ ऑफ एडन, तो ये तो आप जानते होगी ये यमन और सोमालिया के बीच में है, और यहाँ पे हमारा इंडिया है ऐसे यहाँ पे कुछ। बाद में था बैकल लेक, तो ये यहाँ पे रशिया के ही साइड में, आई थिंक सर्बिया वहाँ पे, तो ये यहाँ पे हो गया। एंड लास्ट इज ब्लैक सी, ब्लैक सी ये टर्की और यहाँ पे क्रीमिया वगैरह जो है यहाँ पे ये ब्लैक सी है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि इनमें से रिफ्ट वैली कौन सी जो है वो बनाता है। तो जी ये देखिए इसका आंसर है 1 और 3, मतलब लेक ये लेक तांगेनिका साउथ में, और ये एक बैकल जो है वो, ये दोनों जो है लेक बैकल, ये दोनों रिफ्ट वैलीज बनाते हैं। तो हम इसके बारे में हम देख लेते हैं। लेक तांगेनिका जो है ये अफ्रीका में है, जैसे कि हमने कहा इट इज़ अ सेकेंड ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सेकेंड ओल्डेस्ट, और साथ ही साथ ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम, इट इज द सेकेंड डीपेस्ट इन केसेस आफ्टर लेक बैकल। मतलब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सभी चीज़ों में एक बहुत बड़ी लेक है। सो हमें इसका लोकेशन भी पता होना चाहिए, और साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि रिफ्ट वैली है, ठीक है। नेक्स्ट इज गल्फ ऑफ एडन जो है वो अरेबियन, हमने तो देखा अभी कि येमेन के पास है, एंड कम्स टू अरेबियन पेनिनसुला। यहाँ पे ये अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ पे ये अरेबियन पेनिनसुला है,
तो इसके साउथ में है, ऐसा ये बताया गया है। नेक्स्ट इज लेक बैकल जो है, इट इज एंशियंट मैसिव लेक एंड माउंटेनस रशियन रीजन ऑफ साइबेरिया नॉट टू मंगोलियन बॉर्डर, considered the deepest lake in the world, and it is circled by network of hiking path called Great Baikal Trails। मतलब ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे ग्रेट बैकल ट्रेल्स है, ये हमें बताया गया है। नेक्स्ट इज द ब्लैक सी इज बॉडी ऑफ वाटर बिटवीन ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप है, यहाँ से मतलब ये टर्की का जो कुछ पार्ट है ना, ये इतना पार्ट ये यूरोप में आता है, तो यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया इनको ये मतलब डिवाइड करता है। ब्लैक सी जो है वो बाउंडेड बाय बल्गेरिया, जॉर्जिया, रोमेनिया, रशिया, टर्की, यूक्रेन, इसके साइड में ये सभी देश है। यहाँ पे आप देखिए एक बार मैप में अच्छे से। एंड इट इज सप्लाइड बाय नंबर ऑफ मेजर रिवर्स सच एज डेन्यूब, डेनपियर, रियोनी, सदनबर्ग एंड डेंस्टर। तो ये बाकी हमने कुछ इन्फॉर्मेशन देख लिया। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली कजान वॉज इन न्यूज। तो ये कजान क्या है ये हमें बताना है। फर्स्ट इज इट इज ए यूएसएस न्यूक्लियर सबमरीन, यूएसए की मतलब अमेरिका की है। नेक्स्ट इज इट इज रशियाज न्यू न्यूक्लियर पावर्ड मल्टीपर्पज अटैक सबमरीन, मतलब ये पहला ऑप्शन बताया गया था, ये यूएसए की न्यूक्लियर सबमरीन है। नेक्स्ट क्या है, तो ये रशिया की न्यूक्लियर सबमरीन है। थर्ड क्या है, इट इज यूरोपियन यूनियंस न्यू स्पेस प्रोग्राम टू डिस्कवर मार्स, मार्स पे कुछ डिस्कवरी करने के लिए यूएसए का प्रोग्राम, ईयू का प्रोग्राम है। लास्ट इज इट इज चाइनाज न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर वेसल्स। तो कजान क्या है, तो ये इसका आंसर है बी, दैट इज ये रशिया की एक न्यूक्लियर पावर्ड मल्टीपर्पज अटैक सबमरीन है। और ये कुछ बहुत ही मतलब ये सबसे बड़ी है अभी तक की इनकी रशिया द्वारा बनाई गई। रशिया हैज फ्लोटेड इस न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर्ड मल्टीपर्पज अटैक सबमरीन कॉल्ड कजान, कंसिडर टू बी द काउंटर पार्ट ऑफ यूएस सी वुल्फ। यूएस ने सी वुल्फ बनाया था, तो इसको काउंटर करने के लिए, काइंड ऑफ काउंटर करने के लिए तो रशिया ने ये बनाया। एंड वर्जीनिया क्लास कम्स एज मॉस्को क्लेम्स इट्स सबमरीन फ्लीट हैज इंक्रीज्ड कॉम्बैट पेट्रोल टू लेवल टू लास्ट सीन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। तो ये एक बहुत बड़ी सबमरीन जो है कजान रशिया द्वारा बनाई गई है, याद रखना है, और ये न्यूक्लियर पावर्ड भी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। So first is a bill pending in Lok Sabha lapse on its prorogation, and next is a bill pending in Rajya Sabha which has not been passed by Lok Sabha will lapse on dissolution of Lok Sabha। ठीक है, तो इसमें हमें पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन क्या होता है। तो देखिए तीन बातें होती है, एक तो एडजर्न, देन प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। एडजर्न मतलब क्या होता है कि कंसिडर कीजिए कि आज की कार्यवाही जो है वो स्थगित करनी है, तो इसको प्रोरोगेट करते हैं। मतलब ये the bill is adjourned, the लोक सभा इज adjourned till tomorrow 11 AM या फिर till 3 AM, ऐसे स्पीकर जो है या फिर जो राज्यसभा के हेड जो होते हैं वो कहते हैं, तो वो एडजर्न हो गया। प्रोरोगेशन मतलब क्या होता है, तो हमारा जो पर्टिकुलर एक सेशन है पूरे एक महीने भर का, वो जब खत्म होता है तो प्रोरोगेशन। और डिसोल्यूशन मतलब कब, तो जब आखिर में मतलब अभी 15th लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया, ऐसे ऐसे होता है ये डिसोल्यूशन। ठीक है, तो प्रोरोगेशन के वक्त तो लोकसभा में अगर कोई बिल होगा तो लैप्स नहीं होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में ये कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, और सेकंड जो है, या सेकंड जो है वो करेक्ट है। दैट इज अगर कोई बिल राज्यसभा में पेंडिंग है, ठीक है, और लोकसभा ने इसको मतलब जो पुरानी वाली लोकसभा है उसने पास नहीं किया है, मतलब लोकसभा ने पास नहीं किया और राज्यसभा में सिर्फ राज्यसभा में पेंडिंग है, तो ये लोकसभा डिसॉल्व होने पे लैप्स नहीं होगा, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट था और ये करेक्ट था। ठीक है, तो प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन और एडजर्नमेंट अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 years, and B is a panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for a remainder period। मतलब पहली बात तो ये कहा गया है कि पंचायत के लिए जो मिनिमम एज है वो है 25। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, तो अगर पंचायत जो है वो कंसिडर कीजिए कि 2 साल के भीतर ही प्री मैच्योर उसका डिसोल्यूशन हो गया, तो जो नए से कंस्टिट्यूट बनाई जाएगी पंचायत, तो वो सिर्फ अगले बचे हुए 3 सालों के लिए काम करेगी, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट। तो और इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका जो मिनिमम एज है वो 25 नहीं 21 एजेस है, पंचायत में ही ये 21 एजेस है, ये बात नोट कर लीजिए आप। और सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो बात करेक्ट है कि अगर प्री मैच्योर इसका डिसोल्यूशन हो जाता है पंचायत का, तो बाकी जो रिमेनिंग टाइम होगा इसी के लिए ये काम करता है। सो हमारा आंसर हो जाता है बी, दैट इज ओनली 2 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया अभी एक्सप्लेनेशन में। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। समता दिवस इज सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। समता दिवस जो है वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम मनाते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है ए, दैट इज बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट इज गोपाल गणेश अगरकर।
सी इज बाबू जगजीवन राम एंड लास्ट इज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो जी आप अंबेडकर सर इनके बारे में तो जानते हो। गोपाल गणेश आगरकर जो थे वो तिलक जी जो थे इनके कंटेम्प्रेरी थे, और इनका बहुत ही मतलब तिलक जी जो थे वो स्वतंत्र स्वराज इसके लिए बहुत जाने जाते थे, और ये जो गोपाल गणेश आगरकर जो थे वो समता के लिए जाने जाते थे। लेकिन इसका जो आंसर है वो समता दिवस किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, तो वो है सी, दैट इज बाबू जगजीवन राम, इनकी इनके जन्म दिवस पे ये मनाया जाता है। तो ये इसके बारे में भी आज पीआईबी में छोटी सी एक न्यूज़ थी कि ये समता दिवस जो है वो मनाया गया। तो ये देखिए यहाँ पे, ये इनके लिए इनके बारे में बनाई गई बुक थी सामाजिक समता के अग्रदूत बाबू जगजीवन राम। ठीक है, इनको 1999 1908 में इनका जन्म हुआ था। बाकी कुछ बातें हैं इनके बारे में आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमारे आज के क्वेश्चन, आप इनके आंसर्स हमें बताइए। सो फर्स्ट क्या है, कंसीडर द स्टेटमेंट। तो जी आप जानते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो है उनमें सिर्फ छोटा सा एक डिफरेंस है, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन है। सो फर्स्ट इज आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स राइट टू गवर्नमेंट टू क्रिएट न्यू स्टेट इनटू अ यूनियन ऑफ इंडिया विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया ऑलरेडी। मतलब आर्टिकल 2 से जो हमारे देश में पहले पार्ट नहीं है ऐसे स्टेट जो है वो बनाए जाते हैं, ऐसा आर्टिकल हमारा ए ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट इज आर्टिकल 3 गिव्स द पावर टू द गवर्नमेंट टू चेंज द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट विद इन इंडिया। मतलब जो आर्टिकल 3 क्या है, तो जो हमारे देश में अभी स्टेट है उनकी अगर कुछ बाउंड्रीज वगैरह चेंज करनी हो तो वो आर्टिकल 3 में आता है, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। और इनमें से नेक्स्ट है दोनों करेक्ट और दोनों रॉन्ग। तो हमें आप इसका आंसर बताइए क्या है इसका आंसर। इसके लिए आपको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया द डायरेक्ट इलेक्शंस वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेटेड अंडर विच लॉ। तो डायरेक्ट इलेक्शन जो थे वो किस लॉ के तहत हमारे यहाँ पे स्टार्ट कर दिए गए थे, ये हमारा क्वेश्चन है। सो फर्स्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल ऑफ 1909, थर्ड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 एंड लास्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो इन दोनों के जो क्वेश्चंस हैं हमारे, हमें आप इसके आंसर्स कमेंट्स में बताइए और कीजिए कमेंट्स। तो अगर आपकी कमेंट्स आएंगे तो ही हम अगले हफ्ते भी ये जो पार्ट है इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडिंग।